नमस्कार। हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसको हम कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, जो कोरोना के समय देखा है हमने कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फर्क पड़ा है, तो हर देश को स्वावलंबी होना पड़ेगा। तो उसमें हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से, और बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवियों को बुला रहे हैं जिनकी इस टॉपिक पे पकड़ है। तो आज हमारे साथ हैं हर्षवर्धन जी, जो देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज में रहे हैं और एक बिजनेस पत्रकार रहे हैं कम से कम 2.5 दशक से। नमस्कार हर्षवर्धन जी। जी। हर्षवर्धन जी, तो जैसे मैंने आपसे फ़ोन पे भी चर्चा करी थी और हमारी वैसे भी चर्चा होती रहती है। अयोध्या में कुछ समय पहले हम साथ में थे। ये सीरीज़ हम वोकल फॉर लोकल की शुरू कर रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा यही होगा, वोकल फॉर लोकल देखिए एक बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को भी एक अच्छा शब्द देके एक आम जनमानस का टॉपिक बना देते हैं। जब हम इधर पतंजलि भारत स्वाभिमान की तरफ आते हैं तो उसका एक उदाहरण दिखता है कि किस तरह से वोकल फॉर लोकल हो रहा है। तो उसी पे मेरे पास आपके लिए कुछ 5-6 प्रश्न हैं। तो पहला मेरा प्रश्न है, आप मुझे, क्योंकि आप हिस्ट्री की बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, जब भी आपसे चर्चा होती है तो बड़े अच्छे उदाहरणों के साथ, देश-विदेश के उदाहरणों के साथ आप टॉपिक को सामने रखते हैं। तो ये स्वदेशी मूवमेंट्स की हिस्ट्री है भारत में, ये कब से आई? ये केवल जब ब्रिटिश आए तब आई, जब हमने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तब आई? ये कब से हुआ? इसका एक परिदृश्य खींचिए सबके सामने कि लोगों को पता लगे स्वदेशी मूवमेंट है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम स्वदेशी अभियान की बात करते हैं और खास करके हम ये कहते हैं कि क्या जब ब्रिटिश आए तब हमने स्वदेशी की बात की, तो हम शायद इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे अपने जितने भी धार्मिक ग्रंथ हो, पौराणिक ग्रंथ हो, जिसको हम इतिहास कहते हैं, तो उसमें एक बात का बड़ा जोर था जिसको हम बार बार कहते हैं कि मातृभूमि क्या है, और हम अपनी जिसको हम स्व से कहते हैं, तो उसमें हम जोड़ते हैं कि क्या हम स्व से संपन्न है, क्या अपनी ताकत है, क्या अपनी जो मिट्टी की ताकत है वो है क्या। क्योंकि हम पहले जो हमारे संदर्भ थे वो ब्रिटिश के आगे की पहले तक औद्योगिक नहीं थी, यानी उसके पहले तक जो हमारी चीजें थी वो ज्यादातर कृषि उत्पादों से संबंधित थी। और अगर हम कहें कि जो एक पूरा का पूरा जो औद्योगिक क्रांति का जो युग रहा जो पश्चिमी खास करके देशों में हुआ, तो उसके पहले तक भारत का दुनिया के कारोबार में एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। जब हम कहते हैं कि भारत से लेकर, जिसको हम कई बार हम भारतीय संदर्भों की बात करते हैं तो अखंड भारत की तरह हम कहते हैं, जिसमें हम अफगानिस्तान के आगे ईरान तक जाने की बात करते हैं, और जिसमें हम ये कहते हैं कि भारत की जमीन से कैसे दुनिया भर में कारोबार हुआ करता था। और एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि ये जो भारत का कारोबार था, भारत से जो लोग कारोबार करने जाते थे या यहाँ जो लोग आते थे, वो अगर मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूं सम्राट हर्षवर्धन के समय का, तो दुनिया में इतनी संपन्नता कहीं नहीं थी जो उस वक्त के यात्री आए। और जानबूझ के वेदशान का जिक्र करता हूँ क्योंकि इस वक्त अभी बड़े संदर्भ में, अभी हम भारत चीन का सीमा विवाद चल रहा है, और उन्होंने जो भारत में देखा वो ये देखा कि भारत दुनिया भर में उस वक्त की जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसमें भारत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वहां एक राजा ऐसा होता है जो अपना सब कुछ दान करके जाता है। यानी ये जो परंपरा थी कि जो आपके पास है, क्योंकि हम जब स्वदेशी की बात करते हैं और अगर हम उपभोग की बात करें तो दोनों हम कॉन्ट्राडिक्टरी कर देते हैं। स्वदेशी और उपभोग ये दोनों एकदम विरोधाभासी है। जब हम उपभोग की बात करते हैं तो कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं, तब हम वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तब हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं। लेकिन जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कैसे हम अपनी जरूरत को, जो अपने आसपास के लोग हैं, अपनी जो कहें की स्थितियां हैं उसको ठीक करते हुए वो कैसे हम करें। मैं आपको 2007 का अपना एक उदाहरण बताता हूँ। हमने सीएनबीसी आवाज में उस वक्त था और टाटा ने कोरस को खरीद लिया। जी बिल्कुल। हाँ। मुझे अपनी पीटीसी याद है, मैंने उसमें कहा कि एक समय था जब भारत में अंग्रेज आए और यहाँ से कच्चा माल लेकर और दुनिया भर को उसकी सप्लाई किया करते। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों के आने के पहले वो सारी गतिविधियां यहाँ चलती थी। ब्रिटिशर्स ने उसको इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया, यानी औद्योगिक स्वरूप दे दिया, और आज हमारा टाटा वहां जाता है और उनकी कंपनी को खरीद लेता है। यानी वो तो कच्चा इस्पात लेके जाते थे, हम पूरी की पूरी उनकी कंपनी यानी जो बनाते हैं उसको हम खरीद के ले आते हैं। तो स्वदेशी की अवधारणा भारत की वो दरअसल कुछ इसी तरह की है। और हमारा जो कहें कि अभी हम बहुत बातचीत सुनते हैं कि चीन आएगा या दूसरी कंपनियां आती हैं, टेक ओवर कर लेती हैं, तो क्या हमें उनमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब हम ये बात करते हैं तो फिर से स्वदेशी की अवधारणा को थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। अगर आपकी कंपनी की ताकत बढ़ रही है और उसमें कहीं से कोई निवेश करने के लिए आ रहा है और हम उसको अपने पैमानों पर
नियंत्रित कर सकते हैं, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके आगे मामला जाता है कि आप उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन जा रही है, यानी कोई भी कंपनी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बन जा रही है तो फिर आपके लिए खतरा होगा। बहुत सुंदर समझाया आपने। लेकिन अच्छा, एक और इसमें एक और पहलू जोड़ूंगा मैं कि स्वदेशी मूवमेंट भारत में चले, आपने बताया पूरा परिदृश्य खींचा आपने हिस्टोरिकल, ऐसा हम अभी या फिर हिस्ट्री में कभी, इतिहास में कभी और देशों में भी देखते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत के कुछ समूह ऐसे हैं, कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जो बड़े पैरोकियल हैं, बड़े अपने अपने में रहना चाहते हैं इतने ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भी। बट आज का चीन, आज का जापान, आज का यूरोप, आज का अमेरिका, क्या वो भी अपने स्वदेशी मूवमेंट्स को देखता है? सबसे पहले तो अमेरिका की ही बात कर लीजिए, जो आजकल नारा चल रहा है, चुनाव का वक्त है वहां, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये अक्सर ये कहा जाता है। और जब हम ये कहते हैं तो दरअसल ये अमेरिकियों का स्वदेशी या कहें कि नेशनल प्राइड को कंपनियों के जरिए स्थापित करने की कोशिश की, जिसने चीन को 1980 के बाद 2001 तक और 2001 में विश्व व्यापार संगठन में चीन के शामिल होने के बाद उसको बड़े अच्छे से दुनिया भर में विस्तार करने का अवसर है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो उसको समझना होगा कि आज दुनिया में जो भी बड़ी कंपनियां हैं, और अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, यूरोपीय यूनियन की, अभी चीन को हम छोड़ देते हैं, तो यूरोपीय यूनियन हो या चीन हो या अमेरिका हो, इन दोनों देशों की जो पहचान है वो पहचान क्या है? आज की भी अगर हम बात कर लें तो हम अमेरिका की पहचान वॉलमार्ट से करते हैं या नहीं करते? हम अमेरिका की पहचान एक्सॉन मोबिल से करते हैं या नहीं करते? हम अमेरिका की पहचान एप्पल से करते हैं या नहीं करते? अमेजॉन से करते हैं या नहीं करते? ये बड़े छोटे छोटे से उदाहरण हैं। ये दरअसल नेशनल प्राइड, स्वदेशी मूवमेंट के ये जीते जागते प्रतीक हैं। लेकिन हम भारत में चूंकि जिन संदर्भों में देखते हैं तो हमें लगता है कि कंपनी स्वदेशी का मतलब नहीं है। और आप सोचिए कि आज जब दुनिया की टॉप कंपनीज में हम जाते हैं तो चीन की कंपनियों ने उसमें जिस तरह से अपना दखल बनाया, जिस तरह से चाइनीज कंपनियां घुसी, उसी से चीन का जो पूरा स्वदेशी का या कहें तो उनका जो नेशनल प्राइड है, क्योंकि वहां तो नेशनल प्राइड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में होता है, लोकतंत्र वहां है नहीं, लेकिन उनका भी जो नेशनल प्राइड है वो इतना बड़ा होता है कि कनाडाई नागरिक हुवेई के मालिक की बेटी, जो डिप्टी चेयरवुमेन है और चीफ फाइनेंशियल अफसर है मेंग, उनकी गिरफ्तारी वैंकूवर में होती है, तो चाइना के लिए वो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है, क्योंकि हुवेई उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ी हुई कंपनी है। ये समझने की जरूरत है क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ी हुई कंपनी है। और अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो जितने भी देश हैं, अगर हम जर्मन की बात करते हैं तो हम डेमलर की बात करेंगे, सीमेंस की बात करेंगे, मैकिन्जी की बात करेंगे, बीएमडब्ल्यू की बात करेंगे। ये जो एक फर्क है जो हमारे देखने में और दुनिया के देखने में, ये फर्क को हमें समझना चाहिए। औद्योगिक क्रांति 1, औद्योगिक क्रांति 2, और इसमें अलग अलग समय में इन देशों ने अपनी वो प्रतिष्ठा हासिल की। चीन ने जब डेंग शॉपिंग के समय ये तय किया कि अब हम दुनिया के बाजार को खोलेंगे, और बावजूद इसके कि 4 जून 1989 को तियानवे चौक पर 10,000 से ज्यादा छात्रों और नागरिकों को चीन ने पूरी तरह से उनकी हत्या कर दी। इसके बावजूद जब दुनिया को लगा कि हमारा बाजार है, और मैं दोष देता हूं सबसे ज्यादा अमेरिका को, आज अमेरिका की सारी बड़ी कंपनियां, उनका बड़ा, सिर्फ एप्पल की बात करें तो करीब 28% उनका रेवेन्यू मेनलैंड चाइना के साथ आता है। अगर हम उसमें साथ में जोड़ लें हांगकांग को तो 28% का रेवेन्यू। तो ये जो नेशनल प्राइड है, ये जो राष्ट्रीय स्वाभिमान है, हमारे भारतीयों ने कभी इस तरह से देखा नहीं। हम ये तो जरूर कहते हैं, तो मजाक में कहते हैं टाटा बिरला बनना है क्या? जी बिल्कुल। मतलब आप सोचिए, कभी हमने इसको, जबकि भारत की मूल व्यवस्था क्या है, बड़े बड़े संपन्न कारोबारी वो समाज का काम करते थे क्योंकि उनके पास इतनी कहें कि क्षमता होती थी, इतना स्पेस होता था, वो हमने उसको दरकिनार कर दिया। हमारे यहाँ कारोबार करने लगा मतलब वो चोर होगा। मैं इसके आपको रोकना चाहूंगा, जो आपने ये बात कही कि जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, चाहे वो जीएम मोटर्स है, चाहे वो फोर्ड मोटर्स है, चाहे वो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है, चाहे अमेज़न, एक्सन मोबाइल है, ये उस कंट्री की पहचान बन गई। जो जर्मनी की बड़ी बड़ी कारें हैं, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, वो उस कंट्री की पहचान बन गई। लेकिन हमारे यहाँ से थोड़ा नेगेटिव हो कि टाटा बिरला बनना है क्या। हमारी जो बात हो रही थी कि चलचित्रों में भी ऐसा दिखाया जाए, तो इस मानसिकता पे बताइए मुझे कैसे कारोबार करना ही शायद एक गलत माना जाने लगा, तो हमारी पहचान नहीं बन पाई।
और इसलिए शायद स्वदेशी मूवमेंट को आना पड़ा, नहीं तो एक नेचुरली एक एंटरप्रेन्योर तो अपने आप होता है, वो लड़ते झगड़ते अपने आप को बड़ा कर ही लेता है। इस पे आप थोड़ा बोले तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि इसमें सरकारों की बड़ी भूमिका रही है। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, और उस वक्त जो देश की स्थिति थी, निश्चित तौर पर उस वक्त के संसाधन अलग थे, उस वक्त हमारी क्षमताएं अलग थी, और उस वक्त जो भी नीतियां रही होंगी, हम उन नीतियों पर प्रश्न नहीं खड़ा करते, लेकिन कहीं न कहीं जो एक सोशलिस्ट पॉलिसी की तरफ झुकाव रहा सरकार में, उसमें उन्होंने एक बड़ी गलती की। हम ये तो जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का आंदोलन नहीं होता अगर बजाज नहीं होते, अगर उनका धन नहीं होता तो गांधी जी का वो आंदोलन उस तरह से नहीं चलता। लेकिन हमने उनको वो प्रतिष्ठा नहीं दी, हमने उनको उस तरह से नहीं देखा, और वो उसमें सरकारों की नीतियों का बड़ा रोल रहा कि उन्होंने अंडर कारपेट तो कारोबारियों को खूब सम्मान दिया, जिसको एक बार मोदी जी ने कहा भी था कि मंच पर कारोबारी बगल में नहीं होना चाहिए, पार्टी आपकी वो चला सकता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस था, इसने एक बहुत बड़ी बात की कि हमारे देश में कारोबार करने वाले को, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि ये रिवोल्ट कारोबार करने वालों की तरफ से आना चाहिए कि आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप देश की जो कहें कि संपत्ति है, जीडीपी है, उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, आप लोगों का जीवन स्तर बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आपको एक गलत नजरिए से देखा जा रहा है। और हमारे यहाँ के कारोबारियों ने कभी उस पर रिपोर्ट ही नहीं किया। कोई बात नहीं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग इस तरह से सरकार से बात करें। यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही आपने सरकार के साथ, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ उसको देखा, तो एक मन में तुरंत बात बिठा ली कि ये चोर होगा, इसे घूस लेने आया हो, रिश्वत के लिए आया हो, या पॉलिसीज को अपने लिए कुछ तैयार करानी है। ये कहूंगा कि अलग अलग समय पर जब दुनिया तैयारी कर रही थी कि कैसे हम औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बने, तो हमारे देश में 1975 में आपातकाल लग गया। तो मूल समस्या ये थी कि हम भारत में उन राजनीतिक समस्याओं से जूझते रहे जिसने भारत को देश के तौर पर, एक स्वदेशी मूवमेंट के तौर पर, वो बस पर्चियों भर कर रह गया कि कुछ ये स्वदेशी जागरण मंच वाले मित्र या संघ के लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोग कुछ कुछ कहते रहे। और इसके लिए स्वामी रामदेव जी का देश को शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने योग के जरिए और बाद में आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए भी एक नेशनल प्राइड सेटअप किया। और उसमें मैं कहूंगा कि बाद में जो भारतीय कंपनियां भी हैं, जिसे हमें क्यों नहीं गर्व होना चाहिए कि जियो अगर दुनिया की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में रिलायंस को शामिल करा देते, इसमें हमें गर्व होना चाहिए। अगर दुनिया भर के कारोबारी को कह रहे कि हमें जियो में रिलायंस का हिस्सा चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमारे देश की ताकत बढ़ रही है। और ये कई बार होता है ना कि आप कुछ गलत काम होता है जिसको आप समझते हैं कि तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जो चाइनीज वायरस है ये भारतीयों के भले के लिए है। वरना वो गाना है ना कि मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी, रूसी हिंदुस्तान, भैया दिल हिंदुस्तानी लेके क्या करोगे ऊपर से नीचे तक अगर आपकी आर्थिक ताकत नहीं है। बहुत सही, तो मुझे लगता है या चलचित्रों के माध्यम से भी इस भाव को और स्थापित कर दिया गया। इसको कहीं गड़बड़ नहीं माना गया कि अच्छा ठीक है भाई, हमारे पतलून तक इंग्लिशदानी है, हमारा जो सर पे टोपी है वो रूसी है, लाल है। तो हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया गया, और इसमें बड़ा दोष उन वामपंथियों का बहुत रहा जो मॉस्को, जो दुनिया के अलग अलग शहरों में वो अपने बच्चों को स्कॉलरशिप पर भेजते रहे, जो चीन के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, दुनिया के दूसरे देशों में जो वैचारिक अपना जुड़ाव देखते रहे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ जुड़ाव नहीं। उनको विदेशी कंपनी वो बहुत ठीक लगेगी, विदेशी यूनिवर्सिटी ठीक लगेगी, लेकिन अपने यहाँ की हम बात नहीं करेंगे। हमें तक्षशिला नालंदा को आगे नहीं ले आना, हमें उनके विश्वविद्यालयों में ले जाकर उसको फंडिंग करना। तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिक डिफरेंस है वो परिवर्तन हुआ है। और चाइनीज वायरस ने, उसको कहते हैं कि एक ट्रिगर चाहिए होता है, चोट चाहिए होती है जो आपको गहरे लगे, तो वो चोट लगी है और हमने उसकी तैयारी पहले से की थी। भारतीय कंपनियां भी अब इस तरह की सक्षम है कि वो दुनिया भर में अपना कहें कि एक जलवा बिखेरना, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो कर रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सही संदर्भ है, बहुत सही समय है, उस पर आगे बढ़ सकते। बहुत बढ़िया। तो आपने जो ये बात कही बहुत बहुत उम्दा कही कि किस तरह से जो आपकी बड़ी कंपनियां हैं वो आपकी पहचान होती हैं, वो भी आपके देश की पहचान होती है, केवल सरकारी नहीं होती। हम लोग थोड़ी क्रिकेट में पहचान देखते हैं, बॉलीवुड में पहचान देखते हैं, लेकिन शायद कंपनियों में अपनी पहचान नहीं देख पाते हैं। हमने देखा है कि कैसे टाटा ने जाके बहुत बड़ा काम करा है बहुत देशों में।
अंबानी की कंपनियों ने जाके, एयरटेल अफ्रीका में बहुत मौजूद है, वेदांता ने करा है, हीरो होंडा की जो बाइक्स हैं वो पूरे अफ्रीका में बिकती हैं। इस परिवेश में मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ बाबा रामदेव पतंजलि का टॉपिक लेना चाहता हूँ कि किस तरह से बाबा रामदेव ने और आचार्य बालकृष्ण ने एक स्वदेशी का मूवमेंट जो चलाया, उसे प्रयोगात्मक रूप से जनता तक लाया। और एफएमसीजी ऐसा सेक्टर था जो आप आज भी सड़क में जाके पूछ लें तो लोगों को लगेगा कोलगेट भारतीय कंपनी, जो सर्फ है वो किसी भारतीय कंपनी का। वो इतने हमारे जीवन में रच बस गए हैं, तो इतनी लो टेक्नोलॉजी में भी हम स्वदेशी नहीं ला पाए। और बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां आपको पता है एफएमसीजी में, और एफएमसीजी जो बहुत कट थ्रोट मार्केट है। अगर आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो मुझे लगता है 70-80%, 90% जो एडवर्टीजमेंट है एफएमसीजी का ही है। तो कुछ नहीं बड़ा हो पाया, क्यों? कोई बहुत बड़ी कंपनी इनको लोहा नहीं दे पाई। और कैसे एक बाबा रामदेव जो किसी बड़े मैनेजमेंट स्कूल से नहीं आते हैं, आचार्य बालकृष्ण जो किसी मैनेजमेंट स्कूल से नहीं आते हैं, गुरुकुल से पढ़े हुए 2 सन्यासी, और उन्होंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया और इतने लोगों के घर घर तक पहुंच गए। अब विदेशों में उनका सामान बिकता है। तो इस पूरे स्वदेशी कॉन्टेक्स्ट में कैसे प्लेस करते हैं आप भारत स्वाभिमान के मूवमेंट को, पतंजलि? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा और मैं फिर से कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव जी और पतंजलि ये अपने आप में भारत के उस स्वदेशी स्वाभिमान की पहचान कराने का आंदोलन है जो हम जानते थे, हम पहचानते थे, लेकिन हमें यह अनुमान ही नहीं था कि हमारे जीवन की जो सबसे बेसिक नीड्स हैं, जो सबसे स्वाभाविक जरूरतें हैं, उस पर किसी और का नियंत्रण। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसा भोजन करोगे, जैसी संगति और जैसा भोजन, वैसा आपका स्वभाव बनता जाता है। तो अगर आप विदेशी उत्पादों का उपयोग करते रहेंगे, अगर आप विदेशी मतलब सुबह उठ के व्यंजन करने से लेके किसी कंपनी का मैगी खाने से लेके, आटा खाने से लेके, या कुछ भी जो आप इस्तेमाल करते हैं, शहद तक, चीनी तक, या कुछ भी जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर वो विदेशी कंपनियों का है, तो आपकी संगत और भोजन वो आपके स्वभाव को, व्यवहार को तय करती है। भला हो कि बाबा रामदेव जी ने पतंजलि के जरिए लोगों के अंदर की वो संगत तो हमारे आसपास की वो हम तय करते हैं, भोजन कैसे अपना हो। क्योंकि धीरे धीरे जब हम गांव से शहरों की तरफ चले, और खास करके अगर हम कहें तो 1980 के बाद, और 80 के बाद बहुत धीमे धीमे सिर्फ सरकारी वजहों से, 90 के बाद निजी कंपनियों के, और ग्लोबलाइजेशन को आज पीवी नरसिम्हा राव जी का उनको याद करने का दिन है, जो आर्थिक सुधारों के जनक हैं, हम लोग जिस दिन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 90 के बाद जब पूरा का पूरा भारत इंडिया की तरफ आ रहा था, जब गांव शहर की तरफ आ रहा था, तब हमारी सरकारों ने उनकी उन मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए न तो सरकारी नीतियां बनाई और न तो कंपनियों ने उनकी जरूरत के लिहाज से तैयारी की। वो तैयारी जाकर जब पतंजलि जैसी एक कंपनी आती है, जब एक ऐसा व्यक्ति जिनको योग कहें कि मूल जो काम था, और बाद में वो लोग कहते हैं बाबा रामदेव कारोबारी, मैं भी कहता हूं कि कारोबारी, तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि एक ऐसा कारोबारी है जो संन्यास की तरफ से, योग की तरफ से कारोबार में आया है। तो कम से कम इस बहाने लोगों का भरोसा जमा। आप इस फर्क को समझिए, अगर वो सन्यासी कारोबारी नहीं होते तो हम उनको भी दूसरे कारोबारियों की तरह देखें। तो ये जो मूल फर्क है कि बाबा रामदेव का सन्यासी होना, भगवे में होना, योग आयुर्वेद की तरफ आना, और फिर एक कंपनी बनाना जो बड़ी बड़ी कंपनियों, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको जो वो कहती है मल्टीनेशनल कंपनी को, यूनिलीवर को जो चुनौती देती है, उन कंपनियों की तरह बन जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और मुझे मूल बात, इस स्वदेशी स्वाभिमान की पहचान कराने के तौर पर ये पतंजलि कंपनी आई, तो इससे वैसा कुछ हो नहीं सकता। और अब ऐसी और भी कंपनियां हैं, अच्छा है, कंपटीशन होगा और उत्पाद सबके अच्छे होंगे, अच्छी बात है। देखिए, अब अगर मैं देखता हूं कि अब इस समय बड़ा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। आप थोड़ी सी देर कोरोना को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, भूलना मुश्किल है, कोरोना को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। कोरोना के पहले तक बड़ा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड था। हर कंट्री की फाइनेंस ऑफिस साइप्रस में है, किसी का यूरोप में है, उसकी प्रोडक्शन फैक्ट्री चाइना में है, ताइवान में है, इंडिया में है, उसकी फाइनेंसिंग यूएस से आ रही है। ऐसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां इतने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड अप हैं, इस सब के बीच में स्वदेशी का क्या मूल भाव है? आपको क्या लगता है? स्वदेशी ग्लोबलाइजेशन के भाव के एंटी है, उसके अगेंस्ट है, या स्वदेशी होते होते भी आप ग्लोबलाइज हो सकते हैं? तो इनमें क्या विरोधाभास है, उसको बताइए दर्शकों। नहीं, मुझे लगता है कि मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, और कई जगह जब मैं बातचीत करने के लिए कहता हूँ, मेरा प्रिय कहे कि लोगों से बातचीत का विषय है कि परमार्थी भी स्वार्थी बनो।
स्वार्थ जो है स्व सबसे पहले, क्योंकि आप जब परमार्थी बनते हैं तो आप ये गलतफहमी होती है कि आप दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं और अपने लिए आप कुंठा में जीते हैं। तो हमें कुंठित समाज या कुंठित भारत नहीं बनाना, हमें स्वार्थी बनना है। तो जब हम स्व कहते हैं तो वो स्वार्थ है, स्व अपना है, स्वदेश है, वो स्वदेशी कंपनियां हैं, वो स्वदेशी जरूरतें हैं, स्वदेशी मांग है, स्वदेशी उपभोग है, यानी जिसमें स्व लगा हुआ है। अब ये क्या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का विरोधी है, उदारीकरण का विरोधी है? नहीं विरोधी। आप ये बताइए कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो ये कहेगा कि हम उदारीकरण के पक्ष में हैं, हम अपने देश के हितों को छोड़कर दूसरे देश के हितों के लिए जा रहे हैं? ऐसा है क्या? नहीं। WTO का भी जो मूल है, जो विश्व व्यापार संगठन का, वो ये कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। लेकिन क्या ये संभव है? अभी पिछले 4 वर्षों से एक मुकदमा चल रहा था यूरोपीय यूनियन का चीन के साथ। यूरोपीय यूनियन वो मामला जीत गया है। अब चीन के ऊपर वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा सकेंगे। अब मान लीजिए कि अगर दुनिया के सारे देश एक जैसे लोकतंत्र होते, भारत जैसे लोकतंत्र होते, तो हम एकदम कहते हैं कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होना चाहिए, जो जहां जाना चाहे, जैसे काम करना चाहे करे। लेकिन हमारा मुकाबला किससे है? एक अमेरिका जो हमसे कितने गुना बड़ा है, एक जर्मनी जहां संसाधन बहुत है, लोग नहीं है, एक चीन जो देश ही नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है, तानाशाह। इन तीनों स्थितियों में हम कैसे उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं? तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी स्थिति, अपने आप को सक्षम करें। और वो सक्षम करने का मतलब ये कतई नहीं हुआ कि हम किसी पर प्रतिबंध लगाएं। इसीलिए सरकार खुले तौर पर ये नहीं कह सकती WTO की शर्तों की वजह से या दूसरे जो कारोबारी रिश्तों की वजह से वो सीधे प्रतिबंध नहीं लगा सकती। लेकिन क्या भारत के लोग, भारतीयों को ये नहीं लग सकता कि चीन इतना ज्यादा बंधा हुआ है कि वो ट्विटर नहीं चलाता, वीवो चलाता है, वो अपनी कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों की बात नहीं करता। चीन में किसी भी टेक्नोलॉजी में हुए के अलावा, ZTE के अलावा दूसरे किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने का जिम्मा नहीं दिया गया। तो ऐसे में जरूरी है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करें। इसमें ग्लोबलाइजेशन का विरोधी नहीं है। भारत जैसा 135 करोड़ की आबादी वाला देश, उसका हक बनता है कि हम चीन, अमेरिका या दूसरे जो देश इनके पैरेलल खड़े हों। अमेरिका हमसे कितना छोटा है इसका अनुमान लगाइए कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है 135 करोड़ से ज्यादा चीन, 133-35 करोड़ के आसपास हम भी हो गए। 5वें नंबर का देश है अगर कहें तो वो हमारे 3रे नंबर का देश अमेरिका हो जाता है। उसके बाद फिर अलग अलग देश होते हुए फिर आते हैं। 32 करोड़ आबादी है अमेरिका। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लेवल ग्लोबलाइजेशन है, उदारीकरण है, तो क्या हमारा हिस्सा हमको मिल रहा है? क्या हम दुनिया में जो भूमिका रखते हैं उस भूमिका को दुनिया स्वीकार करने को तैयार है? अगर तैयार है, मुझे लगता है कि क्योंकि तैयार है, तो निश्चित तौर पर हम ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा हैं। लेकिन स्वदेशी हमारे लिए इसलिए है कि हम उस ग्लोबलाइजेशन में अपने 135 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा कर सकें। मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें सरकार की तरफ नहीं देखना है। सरकारें टेंडर कैंसिल कर रही हैं, सरकारें इंपोर्ट पे क्लियरेंस नहीं दे रही है, सब सरकारें चेक करेंगी। लेकिन हमें आपको अपने जीवन से एक लक्ष्य तय करना है कि जीवन में स्वदेशी की मात्रा अधिकतम, विदेशी की मात्रा न्यूनतम, जिसको आजकल चीनी या चीन कहा जा रहा है। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बताया किस तरह से अब उदारीकरण का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने देश के हितों को सामने रख दूं, और किस तरह इस उदारीकरण में केवल मैं बाजार ना बनूं, मेरी कंपनियां भी जाके और बाजार को भी उपयोग करें। अब मेरा आखिरी प्रश्न है हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत आनंद आ रहा है चर्चा में। आखिरी प्रश्न है कि आपने बताया स्वदेशी का मूवमेंट क्या है, भारत में क्या है, विदेशों में स्वदेशी का मूवमेंट क्या रहा है, स्वदेशी के मूवमेंट और उदारीकरण में क्या क्लैश है और क्या क्लैश नहीं है। अब मुझे बताइए, अब तो कोविड देखिए, अब ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। अब सबको पता है कि ये रहेगा, इसकी शायद कभी वैक्सीन आएगी, बाबा रामदेव ने दवाई ला दी है, उसको टेस्टिंग सरकारें उसको टेस्ट करेंगी, विदेशों की लैबोरेटरियां उसको टेस्ट करेंगी। अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जहां पे सबको पता लग गया है कि भाई ऐसा दिन आ सकता है किसी बीमारी के जरिए या किसी लड़ाई के जरिए कि आप जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, किस कंट्री को एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे हैं, वो एक ऑल ऑफ अ सडन रुक सकता है। तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में अब मैं सेम प्रश्न फिर से पूछूंगा,
स्वदेशी के मूवमेंट को अलग अलग कंट्रियों के, भारत के जरूरी, और उदारीकरण को और ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखते हैं पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। बहुत मुझे लगता है कि कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, और एक सबसे जरूरी कि अगर हम अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिहाज से देखें, जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया, 2 कंपनियों का हम लोगों ने नाम लेके बात की, रिलायंस जियो की बात की और पतंजलि की बात कर रहे हैं। उसके अलावा भी हमारी जो कंपनियां हैं, अगर आप ध्यान देके देखिए तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह बिना दूसरी जरूरत दूसरी कंपनियों के नहीं काम कर सकते। अच्छा हो, दुनिया भर की कंपनियां यहाँ आए, यहाँ से तैयार करें, और अगर उनको लगता है कि वो कहीं और जा सकते हैं तो करें। पोस्ट कोविड एक चीज दुनिया भर के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो पैसे वहां लगाएंगे जिसके पास सप्लाई चेन के ऑप्शन होंगे। यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि हम किसी बाजार के लिए उत्पाद तैयार कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे चीन ही है, चीन पूरी तरह से कट ऑफ हो गया दुनिया से, या कहें कि दुनिया के अलग अलग देश कट ऑफ हो गए, तो दुनिया के 2 सबसे बड़े बाजार कौन है? चीन और भारत। इसके बाद दुनिया के दूसरे बाजार आते हैं, ठीक है, परचेजिंग कैपेसिटी में दुनिया के दूसरे बाजार अभी हमसे आगे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो दुनिया की कंपनियों को जाना है, वो सबसे आसान तरीका है कि लोकतांत्रिक भारत में आए, तानाशाह चीन की जगह। पोस्ट कोविड की एक सबसे बड़ी सच्चाई है जिसको लोग जानते हैं। दूसरा क्या? दूसरा ये है कि भारत की वो कंपनियां जिनको लगता था कि थोड़ा सा कम पैसे में, सस्ते में हम वहां से लाएं और असेंबल करें, उनको ये समझ में नहीं आया कि ये भी इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, सस्टेन नहीं कर सकता है। तो इसके लिए भी हमारे पास रॉ मटेरियल तैयार हो, हमारे पास वो छोटी छोटी चीजें करने के लिए तैयार हो। और अगर हम इसको चेन के तौर पर देखें तो ये मूल कंपनी से लेकर वेंडर, सब वेंडर होते हुए जब हम गांव तक जाते हैं तो एक पूरी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की चेन तैयार हो जाती है, एक पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की चेन तैयार हो जाती है। तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हमें इसी तरह से देखना होगा। और दुनिया, तो पहली बात मैंने बताई थी कि सप्लाई चेन को एक जगह नहीं रखना है, एक बाजार में नहीं होगी, वो अलग अलग बाजारों में होगी, और निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा बाजार होगा उसका हिस्सा अपने आप में सबसे बड़ा होगा ही होगा। बहुत 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 आनंद आया हर्षवर्धन जी। स्वदेशी का जो टॉपिक है वो हम लोग सबके बड़े बड़े दिल के पास है, लेकिन उसको इतने बारीकी विश्लेषण करके उसे भारत के राष्ट्रीय प्रदेश में रख के और वैश्विक प्रदेश में रख के आपने बहुत सुंदर तरह से इसको रखा है। वोकल फॉर लोकल की सीरीज हमारी चलती रहेगी, अलग अलग हम विद्वानों को लाते रहेंगे। हर्षवर्धन जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी। धन्यवाद।